बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स हाफ ईयरली का पेपर है ये 2024 का, ठीक है, जिसमें टोटल मार्क्स आपका 60 है और टोटल क्वेश्चंस इसमें 25 है और 5 सेक्शंस में दिए गए हैं। इसमें कितने टोटल किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे देख लेना, ठीक है। इसमें कितने हैं यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया, आप लोग यहाँ पे देख लेना। तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू इज सेड टू बी रैशनल नंबर। कोई भी एक नंबर जब भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा रहता है फ्रैक्शन के तौर पे, उसको हम लोग रैशनल नंबर कब कहते हैं? जब ये पी बाई क्यू ये दोनों ही आपका इंटीजर्स होंगे और नीचे का जो क्यू है ना, क्यू का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, तब हम लोग कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/12, -5/12 का एडिटिव इन्वर्स क्या है? एडिटिव इन्वर्स मतलब आप लोग क्या समझते हो? मतलब जब किसी दो नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। तो -5/12 के साथ हम लोग क्या प्लस करेंगे कि हमारा आंसर 0 आएगा? देखो -5/12 है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे ओनली 5/12, 5/12 लिखोगे, साइन चेंज हो जाएगा। सपोज -3 का एडिटिव इन्वर्स पूछेगा ना क्वेश्चन में, तो आप लिखोगे 3, ठीक है। सपोज आपका पूछा जाएगा एग्जाम में कि -4 का क्या होगा, तो होगा 4। बस आपको साइन चेंज कर देना है, तभी तो हम लोग उन दोनों का ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो इस हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 5/12। यहाँ पे भी हम लोग साइन हटा देंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये जितने भी दिए गए हैं आपका इक्वेशंस, इनमें कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है? तो इसको जानने का सबसे इजी तरीका क्या है? यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन में क्या दिया है, 5x = 25। यहाँ पे x का वैल्यू जो है ना, ऊपर में कुछ भी पावर नहीं दिया गया है, यहाँ पे भी x के ऊपर कोई पावर नहीं है। मगर यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हो x के ऊपर पावर 2 है और यहाँ पे भी z पे नहीं है। जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर रहेगा ना, तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। सॉल्व द इक्वेशन, आपको सॉल्व करना है, ये इजी है। 2x - 3 = x + 2। तो देखो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये वेरिएबल है, 2x वेरिएबल है और ये x वेरिएबल, इन दोनों को हम लोग एक साइड ले आएंगे। कैसे लिखेंगे? 2x, ये x जब = के क्रॉस करके इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, = ये 2 पहले से इधर था, फिर -3 इस साइड जाएगा, तो माइनस था तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। 2x और -x, मतलब यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 2x में से 1x जाएगा तो बचेगा x, है ना। x = 2 + 3 हो जाएगा 5। इसका मतलब हमारा आंसर x का वैल्यू, इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। ये आप लोग लर्न एकदम बाय हार्ट कर लो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, है ना, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सबका आपका एक्सटर्नल एंगल्स को जब भी हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 360 आएगा। अब पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू, ये सेक्टर्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? ये एक फार्मूला है, जब भी यूनिट्स प्लेस पे आपका, देखो यहाँ पे पहला यूनिट्स प्लेस पे क्या है? 1057, है ना, 1057 यूनिट्स प्लेस पे 7 है। इसका यूनिट्स प्लेस पे क्या है? इसका 1 है, इसका 0 है ना। इस अगर यूनिट्स प्लेस पे आपका 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी नंबर होगा, तो इसका मतलब उस नंबर को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दे सकते हो, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब 53 इज़। 53 का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे, क्यूब मतलब क्या हो जाता है? मतलब 53 × 53 × 53। जब हम लोग ये आंसर निकालेंगे तो इसका वंस डिजिट पे क्या आएगा? ये पूछा है, विदाउट कैलकुलेशन आप बता सकते हो, है कि नहीं? ये आप पूरा नहीं मल्टीप्लाई करके क्या आप बता सकते हो? यस, क्योंकि 3 है ना, इसका यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 है ना। अगर हम लोग 3 × 3 × 3 करें, क्या आएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग 53 का भी ना अगर क्यूब निकालेंगे तो हमारे यूनिट प्लेस पे 7 ही आएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब आ गया आपका 9। 3/4 इन परसेंटेजेस। जब भी किसी भी आपका रेशियो दिया रहेगा या फिर 3/4 इस तरह से लिखा रहेगा, आपको इसका परसेंटेज में निकालना है ऐसे 3/4, तो आप इसको डायरेक्टली आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसको आप कैंसिलेशन कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 0, 2 25 जा 50, है ना। उसके बाद 25 × 3 कितना हो जाएगा? 75। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप 75 कहाँ देख सकते हो? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है।
आशा करती हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे भी करते हैं। आप लोग को चैनल वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द रेशियो ऑफ 50 पैसा टू ₹1। देखो दोनों का यूनिट जो है ना इस क्वेश्चन में सेम नहीं है। यूनिट जब सेम नहीं होता है तो हमें कन्वर्ट कर लेना था। एक तो पैसे में, एक रुपीज़ में है, तो हमें रुपीज़ को ना पैसे में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। और पहले पैसा है ना तो पहले हम लोग पैसा लिखेंगे, है ना। और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ इस टू क्या हो जाएगा, ₹1 को अगर पैसे में कन्वर्ट करूँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 50/100 लिख सकते हैं। रेशियो को तो ऐसे लिखते हैं, ये 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2। 1/2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह से 1:2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आ गया आपका सेक्शन बी। यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तो आपका बुक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको यहाँ से मैंने आपका सारा इस PDF का जो ही एग्ज़ाम का इसका PDF बना के क्वेश्चन पेपर का मैंने सारा नीचे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आने में आसानी हो। एकदम नीचे में मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन मैच कर लेना। सारा क्वेश्चन सेम ही है, बस यहाँ पे मैंने सॉल्व करके एक साथ दिखाया हुआ है। ठीक है, देखो -4 इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो पूरा ऐसे लिख के। ठीक है, मगर मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी आप लोग कैंसिलेशन करके किया करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। और यहाँ पे मोबाइल पे इस तरह से कैंसिलेशन करके दिखाना पॉसिबल नहीं होता है ना, इसलिए मैंने इस तरह से करके यहाँ पे दिखा दिया। मगर मैं यहाँ पे आप लोग को कैंसिलेशन करके दिखाती हूँ। ठीक है, कैंसिलेशन करना आप लोग को सीखना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो 4 है ना, यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ पे माइनस था तो -1 यहाँ भी रहेगा। 4 4 जा 16, ये कैंसिल हो गया है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 14 है, तो ये दोनों 2 से कैंसिल होगा। 2 2 जा 4 है कि नहीं, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। 2 7 जा 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 और 7 कैंसिल हो रहा है। 7 1 जा 7 और यहाँ पे -1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 7 1 जा 7, बस माइनस का साइन बैठ जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है कि आप लोग देखो यहाँ पे 5 और 15 कैंसिल हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, है ना। 3 और 9 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, ये 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3 कैंसिल हो, सारा कैंसिल हो गया है। नीचे डिनोमिनेटर में बस 2 बचा है और ऊपर में आपका बचा है -1 और -1। ठीक है, -1 क्या हो जाएगा, -1 को अगर -1 के साथ इंटू करें तो हमारा 1 1 जा बचेगा 1। ठीक है, माइनस तो प्लस हो जाएगा। और नीचे में क्या 2 बच गया था ना, नीचे में 2 लिख देते। इसका मतलब इसका आंसर हमारा हाफ आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका आंसर हमारा हाफ आया है कि नहीं, हाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी सॉल्व करना है। 5t - 3 = 3t - 5। इसमें मतलब सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है, आपको t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वेरिएबल्स है इसमें, तो इसको हम लोग एक साइड में रख लेंगे। ठीक है, 5t - 3t हो गया = -5 + 3। ये दोनों नंबर्स एक साइड आ गया। 5t में से 3t जाएगा, बचेगा आपका 2t, है ना। और -5 एक आपका नेगेटिव इंटीजर है, एक प्लस है, तो इनमें से नेगेटिव और एक प्लस होने से क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम माइनस करेंगे। माइनस करने से क्या हो जाएगा, हमारा -2 आ गया, है ना। तो फिर उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, t = -2 / 2। ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है आपका। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 1 जा 2, ये माइनस यहाँ पे आ गया। इसका मतलब t का वैल्यू आपका होगा -1। इस तरह से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द मेजर ऑफ x। अच्छा, x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ये रहा। तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को समझाया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटर्नल एंगल्स को हम लोग जब प्लस करेंगे ना, कितना आएगा, 360 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कुछ एंगल्स दिए गए हैं और एक हमें एक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन सबको लिख लेंगे, जितने भी एंगल्स दिए गए 50 90 110 + x = 360, इतना तो आप लोग कर ही लोगे। 50 90 और 110 को प्लस करने से आएगा हमारा 250 + x = 360। अब देखो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 250 को हम लोग इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे। इधर 250 क्या था, प्लस था, तो इधर जाने से माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाने के बाद देखो x = 360 में से 250 माइनस करेंगे तो 110 आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा, 110 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो आपको बताना है
एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है कि 243 को हम लोग किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या है, मतलब ये 243 जो है ना अभी ये क्यूब नहीं है, इसको हमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो ये आप लोग को आता ही होगा होप, है ना। देख लेते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा। 243 है ना, देखो 243, एक मिनट इसको अच्छे ऐसे करके देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो 3, सॉरी, देखो 3 यहाँ पे अगर 243 है, एक नंबर से जो 3 कटेगा नहीं, तो दोनों नंबर्स लेंगे। 3 8 जा 24, उसके 3 1 जा 3, है ना, उसके 81 आ गया। 8 + 1 करने से 9 आता है, इसका मतलब ये फिर से 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया, आपका 1 इधर आ गया, सॉरी 3 2 जा 6, 2 इधर आया, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, इस तरह से जाते रहेगा। फिर लास्ट में 3 1 जा 3। जितने भी आपका ये साइड के नंबर्स बच आए हैं ना, उन सबको हम लोग लिख लेंगे एक साथ ऐसे। 243 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 बार है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, वहीं पे दिखा देती हूँ आप लोग को। देखो फिर हमें यहाँ इसको क्यूब बनाना था ना, तो हमें इसके 3 3 का पेयर्स बनाने होंगे। तो 5 बार आया ना, हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 एक ग्रुप हो गया, इसमें एक 3 क्या है, मिसिंग है। इसका मतलब हमें 243 को 3 से मल्टीप्लाई करने से ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे किया नहीं है, आप लोग करके इसको चेक कर लें। बस हमसे पूछा था कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, बस ऐसे इतना दिखा देने से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। आपको नंबर ऑफ साइड्स पता करना है एक रेगुलर पॉलीगॉन का। रेगुलर पॉलीगॉन कैसा होता है, जिसका एंगल्स सारे होते हैं ना सेम होते हैं और उसके साइड्स भी सेम होंगे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द साइज सेम होगा और एंगल का मेजरमेंट भी सेम होगा। तो उसका नंबर ऑफ साइड्स कितना है वो पूछा है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, आपका क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकते हैं, हेक्सागन हो सकता है, उससे आगे भी हो सकता है। तो बताइए उसका अगर एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 45 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड आउट करना है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आप लिख लेना, एक्सटीरियर एंगल दिया गया है 45, लेट द नंबर ऑफ द साइड्स भी n लिख लेंगे। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, 360 होते हैं, आपको बताया था। तो फिर एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, जूम कर लेती हूँ, अच्छा रहेगा। हाँ, उसका देखो एक्सटीरियर एंगल अच्छा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ साइड से तो हमारा 360 आएगा। एक्सटीरियर एंगल कितना था, 45 था। नंबर ऑफ साइज तो हमें n है ना। ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लेने से इसमें सारा पुट कर दोगे तो हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल 45 था, नंबर ऑफ साइज हमने n लिया और ये कितना था, 360 था, यहाँ पे लिखेंगे। n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 45 को इधर ले जाएंगे इक्वल्स टू का इधर, तो 45 इस n के साथ मल्टीप्लाई था, 360 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने से जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 8 आएगा। ठीक है, इसका मतलब वो पॉलीगॉन जिसका एक्सटीरियर एंगल 45 है तो उसका नंबर ऑफ साइज 8 होगा, मतलब वो पॉलीगॉन क्या है, वो एक ऑक्टागन है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। An item marked at rupees 840 is sold for rupees 714. What is the discount and discount percent? तो बताया कि एक कोई भी चीज़ है जिसका दाम ना दो शॉप में उसमें लिखा हुआ था, प्राइस लिखा था 840, मगर दुकानदार ने उसको कम में बेचा 714 में, कुछ अमाउंट डिस्काउंट दिया। तो पूछा है कि व्हाट इज़ द डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया और उसको परसेंटेज में भी आपको काउंट आउट करना है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना दिया वो तो इजीली आप लोग माइनस कर लोगे, है ना। 840 से अगर 714 माइनस करोगे तो निकल जाएगा कितना रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। ये फॉर्मूला है, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो आपका आया 126। फिर डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये हमेशा आपका मार्क प्राइस के ऊपर निकलता है। देखो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट कितना आया था 126, मार्क प्राइस कितना था आपका 840, है ना, और इंटू कर देना आप लोग 100 के साथ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, है ना। फिर ये आपका फिर से ये दोनों भी 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इधर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये फिर से 3 से जाएगा, 3
7 जा 21 है ना, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 7 3 जा 21, 3 5 जा 15 आ रहा है। देखते कितना था इसका परसेंटेज, हाँ 15 ही है। ठीक है, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लेना। तो दोनों निकल गया, डिस्काउंट प्राइस था 126 और परसेंटेज में निकला 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। देखो, द एडजेसेंट फिगर होप इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक होप आपका फिगर दिया गया है, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना ये दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड जहाँ भी है उसको आपको फाइंड आउट करना है। एक्स, ये इस एंगल को, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है प्रॉपर्टीज़ से। स्टेट द प्रॉपर्टीज़ यूज़, हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ये आपका प्रॉपर्टी बताते जाना है। देखो मैं ये आप लोग खुद से देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। जैसे कि देखो पहले HOP, यहाँ पे देखो सपोज़ HOP + 70, यहाँ पे मैं क्या किया, HOP, ये एंगल जो है ये, सॉरी ऐसे, एक मिनट, ये एंगल जो है, ये एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के ये पूरा 180 हो रहा है ना। अगर मैं 180 से इस पार्ट को माइनस कर दूँ, 70 है ना, इसको माइनस कर दूँ तो ये हमारा निकल जाएगा। तो इसको माइनस करने से देख लेते कितना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है, 180 से 70 को माइनस किया तो कितना आ रहा है, 110 है कि नहीं, 110। इसका मतलब HOP जो है ना वो 110 है, ये वाला पार्ट जो है ना ये आपका 110 आ गया, ठीक है, 110। अगर देखो ये एक अगर पैरेललोग्राम है ये पूरा, तो इसका अपोजिट एंगल्स ना इक्वल होगा। अगर ये 110 है तो आपका ये x है ना वो भी 110 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोग देखो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है ना EH और P, इसमें हमें पता है कि सम ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है सारे एंगल्स का, तो एक 180 होता है ना। ये देखो ये आपका 110 मिल गया, ये 40 है, तो क्या हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यस है ना, इसे फाइंड आउट कर ले सकते हैं हम लोग, मतलब HPE फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो किया हुआ है, इस तरह से निकला, y निकाल लिया, ठीक है। x पैराग्राम आर इक्वल, इससे 100 x इक्वल्स 110। EHP और HPO दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। EHP कहाँ गया, EHP ये और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर, और इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का से एंगल y निकल के आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। एंगल y अगर 40 है, ये हमें पता हो गया था, ये कितना था 110 और ये 40, देखो ये हमें पता हो गया था, ये पहले स्टार्टिंग में निकाला 110 होता है ना, और ये आपका ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसलिए ये 40 हो गया। जो 110 40 और इसको अगर जेड को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 है ना, 110 + 40 + एंगल जेड है ना, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके आप 180 से माइनस कर देना तो जेड का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जेड का वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। जो लिखने का पार्ट है आप लोग यहाँ पे देख लेना। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका फाइंड आउट ही करना है, XYZ ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो XYZ, यहाँ पे देखो एक ये भी एक पैरेललोग्राम ही मानो, ठीक है, इसको है कि नहीं, तो पैरेललोग्राम है, उसमें देखो यहाँ पे भी अपोजिट एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये अगर आपका 112 है तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो y है ना ये भी आपका 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो 112 + 40 + x कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, है कि नहीं। लिखने का पार्ट आप लोग नीचे से देख लेना, मैं आपको दिखा दूँगी। अगर मैं इसको प्लस करूँगी तो कितना आएगा 180 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 112 और 40 को, और 180 से माइनस करने से हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें z भी निकालना है कि नहीं। z निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि, एक मिनट यहाँ पे कैसे क्या है बता देने से ज़्यादा ठीक रहेगा, सेम रहेगा है ना। x का वैल्यू 28 निकल रहा है, 152 + x = 180।
अच्छा x का वैल्यू हमारा माइनस करने के बाद में 28 आ रहा है, ये वाला पार्ट जो है ना ये 28 आ रहा है x का वैल्यू। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे बच्चों में एक पार्ट लिखना भूल गई थी आंसर्स में। देखो यहाँ पे y का वैल्यू तो फाइंड आउट किया हुआ है, x का भी फाइंड आउट किया है, z का यहाँ पे निकाला ही नहीं है। तो z का आप लोग लिख देना कि z इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ कि z इक्वल्स टू क्या होगा आपका, z जो है ना वो x का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। x का वैल्यू कितना निकला था, x का वैल्यू निकला था आपका 28, तो z का वैल्यू भी 28 होगा। एंगल x इक्वल्स टू एंगल z होगा, क्योंकि ये दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसके कारण या फुल फॉर्म में लिखना आप लोग। उसके बाद अगर x 28 है, अगर x 28 डिग्री है तो इसके कारण z भी आपका 28 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेना, बस लास्ट का पार्ट आप इस तरह से लिख देना कि x जो है ना वो एंगल x और एंगल z दोनों इक्वल है, बिकॉज दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल x जो कि 28 है तो आपका z भी 28 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784 विच इंक्लूडेड GST ऑफ 12%। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST। तो सलीम ने कोई सामान खरीदा दुकान से जिसका प्राइस था 784, ठीक है, GST इंक्लूड, उसमें मतलब एक्स्ट्रा टैक्स जो गवर्नमेंट लगाता है ना वो टैक्स ऐड करके था। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि उस सामान का दाम उस टैक्स का ऐड करने से पहले कितना था। ठीक है, तो उसने बिल कितना पे किया था 784 का, और GST कितना परसेंटेज यहाँ पे मगर दिया हुआ है 12% है। तो हम लोग सपोज़ ओरिजिनल प्राइस हम लोग x मान लेते हैं। हाँ, तो सपोज़ ओरिजिनल प्राइस अगर हम x मान लेंगे तो उसका टैक्स अमाउंट कितना होगा, 12% है ना, तो 12% ऑफ x हो जाएगा, है कि नहीं। 12% ऑफ x उसका टैक्स होगा। 12% ऑफ x टैक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे 12 ऐसे हो जाएगा 100, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12% ऑफ x, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12% ऑफ x, ये ऐसे हो जाएगा। फिर 12x/100 हो जाएगा उसका टैक्स परसेंट। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हो, बाकी आगे चल के आप कैंसिल कर दें। यहाँ पे मैंने जब सॉल्व किया था यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपका फिर फॉर्मूला में पुट कर देना है। बिल अमाउंट कितना होगा, बिल अमाउंट जो था वो आपका बिल अमाउंट था, उसमें प्राइस जो था उसमें टैक्स अमाउंट प्लस बिल अमाउंट कितना था टोटल, वो था 74, और जो प्राइस कितना था ओरिजिनल हमने कितना लिया था x, प्लस टैक्स अमाउंट हमारा कितना है 12x/100। तो यहाँ पे आप बस आपका जब ये बन गया है तो आप इसको इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हो, x + 12, इसका पहले LCM ले लिया है 100, है ना, x के नीचे कुछ नहीं था, इसका नीचे 1 ले लेंगे, 1 को 100 से डिवाइड किया तो 100 आया, x 100x हो गया, x से मल्टीप्लाई करके प्लस 100 और 100 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 12x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ गया। फिर इन दोनों को 100x + 12x को प्लस कर दिया, 112x आ गया। उसके बाद जब देखो यहाँ पे 100 जो था ये 12x के साथ क्या है, डिवाइड है, तो ये इधर आएगा तो 784 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 112x के साथ इधर क्या था, मल्टीप्लाई था, तो इधर में आके वो डिवाइड हो गया है। तो इस तरह से आप पूरा सॉल्व कर लोगे, जो x का वैल्यू आपका 700 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल प्राइस उस सामान का 700 था, और 12% जो टैक्स लगाया था वो लगाने के बाद में उस सामान का दाम कितना हो गया था आपका 784 हो गया था, मतलब 84 रुपीज़ टैक्स लगाया गया था। ठीक है, जो GST अमाउंट था वो 84 रुपीज़ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड। तो पहले जस्ट आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हम लोग उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। मगर यहाँ पे बोला है कि 9408 को किस से हम लोग डिवाइड करेंगे तब जाके वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे भी सेम आपको इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। निकालने के बाद इस सब को आपको अच्छे से सारा लिख लेना है, उसका पेयरिंग करना है। देखो यहाँ पे मैं आपको जल्दी, आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे देखो बच्चों, पेयरिंग करने के बाद में सारा पेयर्स हो गया मगर 3 बच गया है। इसका मतलब क्या है, 9408 को ना हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 3136। फिर इसका 3136 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा भी सकते हैं कि वो मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। इस तरह से आप लोग दिखा देना।
दिखाने के बाद में देखो यहाँ पे सारा अच्छे से पेयरिंग बन रहा है। देखो 2 2 हो रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 7 7 आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। इसका मतलब 3136 का रूट कितना होगा? 56 होगा। इस तरह से हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फाइंड द क्यूब रूट निकालना। ये बहुत ही ईजी है। इसमें आपका 3 3 करके मतलब पेयर्स बनाने होंगे। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना आप लोग। उसके बाद देखो इस तरह से लिख लेना है। तो 3 करके पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 2 पेयर्स बन रहे हैं, है ना। तो 5 × 5 25 हो गया। इस तरह से हमें लिख देना है। ये सब तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग बस देख लें। इसमें एक्सप्लेनेशन तो कुछ है नहीं। 9 1 1 2 5 को भी इस तरह से दोनों 5 से 3 से जाएगा, फिर कुछ दूर बाद 5 से जा रहा है। इन सब का जब पेयरिंग किया तो देखो इस तरह से निकल रहा है। 3 का एक पेयर और एक पेयर, 5 का एक पेयर निकला। तो 3 तो कैसे लिखेंगे? 3 × 3 × 5 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। इसका मतलब 45 इसका क्यूब रूट है। ठीक है, इस तरह से सेक्शन डी में आ गया। यहाँ पे आपका एंगल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई को आपका फाइंड आउट करना है। पहले है आपका इस पर 2 सम्स है। देखो लेंथ आर इन 2 सम्स नहीं बच्चों, एक ही सम्स है इसमें। गन्स एंड रन्स 2 होगा शायद, नीचे और एक होना चाहिए। यहाँ पे गन्स दिया है GUNS। तो यहाँ पे देखो ये तो पहले आप ये समझ लो कि ये पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये साइड का मेजरमेंट 3x दिया गया और इसका 18, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं 3x = 18, है कि नहीं? क्योंकि दोनों साइड इक्वल होगा। x = कितना हो जाएगा? 18/3 हो जाएगा। फिर 3 6 जा 18, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 6 आ गया। इसी तरह से हम y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखो 3y - 1 = 26 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सेम इसी तरह से लिखेंगे 3y - 1 = 26। ठीक है, फिर ये लिखेंगे 3y = 26। ये 1 जब इक्वल्स टू को क्रॉस करेगा तो +1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 27। 3y = 27। फिर आगे हम लोग कैसे लिखेंगे? y के साथ 3 मल्टीप्लाई था, तो 27 के साथ 3 क्या हो जाएगा? डिवाइड। उसका 3 9 जा 27, मतलब y का वैल्यू हमारा आ रहा है 9। इस तरह से बहुत ही इजी सम है, आप लोग कर लेना। यहाँ पे मैंने करके दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेना इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, रन्स RUNS। यहाँ पे भी सेम है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब हाफ हाफ टुकड़ों में बांटता है। इसका मतलब क्या है? इतना पोर्शन जो होगा बच्चों, ये पार्ट जो होगा ना, एक मिनट, ये पार्ट जो है ना, ये और ये दोनों इक्वल होगा। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कैसे, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 = y + 7, है कि नहीं? और y का फाइंड आउट करना है, 7 को हम लोग = के इधर ले जाएंगे। तो इधर ये प्लस था, तो 20 की तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। = y, 20 में से 7 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा? 13। मतलब y का वैल्यू हमारा इस क्वेश्चन में 13 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट का यहाँ पर आप लोग देख ले सकते हो आराम से, है ना। इस तरह से 13 और y यहाँ पे वैल्यू पुट करके कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, y का वैल्यू अगर आपका 13 आ गया, तो ये जो x का वैल्यू था उसमें हम लोग y का वैल्यू पुट कर देंगे। देखो इसमें इन दोनों में हम लोग क्या लिखेंगे? x + y = 16। y का वैल्यू तो हमें 13 आ गया था जब हमने अभी सॉल्व किया था, तो हम लोग यहाँ पे 13 लिख देंगे = 16। x = क्या हो जाएगा? 16। यहाँ पे 13 प्लस था, इधर जाने से माइनस हो जाएगा। 16 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा आंसर 3, है ना। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो ये तो आपका एक पाई चार्ट बनाने दिया। ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ बेकर शॉप्स आर गिवन बिलो। तो एक दिन का क्या क्या सेल हुआ था और उसको कितना रुपीज़ मिला था वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऑर्डिनरी ब्रेड 320, फ्रूट ब्रेड 80। ठीक है, ये सारे रुपीज़ में, यहाँ पे बार बार रुपीज़ लिखा हुआ नहीं है, इन सारे रुपीज़ में ये सारा डाटा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है,
कितना सेल हुआ, टोटल कितना हुआ था 720 रुपीज़ का सेल हुआ था। तो इसका एक पाई चार्ट बनाना है। जब भी बच्चों आप लोग को पाई चार्ट बनाने दे तो आप लोग को क्या होता है, उसका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना होता है। ये बहुत ही ईजी है, इस तरह से आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। देखो ऑर्डिनरी ब्रेड कितना रुपीज़ का था, 320 का। पहले तो आप टोटल आपको सबका प्लस करके निकाल लेना होगा। जब आप इन पूरा इसका टोटल करोगे ना, तो आपका क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि उसका 720 है, तो हर एक का आपको एक एक करके सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। ऑर्डिनरी ब्रेड कितना रुपीज़ का बिका था, 320। इसके नीचे हम लिखेंगे जो पूरा होल टोटल था हमारा 720, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग पाई चार्ट बना रहे हैं उसमें पूरा 360 एंगल होता है, तो हम लोग 360 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व आप लोग रफ में कर लेना, यहाँ पे करना सा मुश्किल होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 160 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ईच प्रोडक्ट का आपका निकाल लेना है कितना हो रहा है। इसमें देखो 160 आ रहा है, इसका 60 डिग्री, इसका 80 डिग्री, इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है। ये निकालने के बाद में आप लोग प्रोटेक्टर का हेल्प लेके, पहले तो कंपास का हेल्प लेके आप एक सर्कल बनाओगे, ठीक है। फिर उसमें पहला वाला एंगल कितना था, 120 था ना, 160 था। 160 आप एक यहाँ पे प्रोटेक्टर का हेल्प लेके यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टर को पुट करोगे, फिर एक 160 एंगल बनाओगे, है ना। इस तरह से एक एक एंगल को यहाँ पे आप पुट करते जाओगे, फिर उसका सारा डिटेल्स अंदर में लिख देना। इस तरह से इजीली आप बना ले सकते हो। पहले तो आप सेंट्रल एंगल निकालना सीख लो, तो फिर आराम से पाई चार्ट बन जाता है। फिर आपका आ गया सेक्शन ई। सेक्शन ई आपका पूरा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, मगर मार्क्स आपको इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। देखो इट इज़ सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइजेस फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज टैक्सेस, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन ऑफ द वेरियस। तो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हर मतलब फेयर जो होता है ना, भाड़ा, उसको मतलब फिक्स चार्ज ये सब को चेंज करते रहती है, गवर्नमेंट का इकोनॉमी को या फिर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। देखो फिर क्या कंडीशन बताया है, द ऑटो एंड टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंप्राइज अ फिक्स चार्ज। एक सिटी में ऑटो और टैक्सी का जो चार्ज है ना, उसमें मतलब एक फिक्स चार्ज रखा गया है। एंड द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब इसका मतलब क्या है, जब आप ऑटो में बैठोगे तो मान लो उसका कोई फिक्स चार्ज है, मतलब 10 रुपीज़ आपको ऑटो में बैठने से देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर्स कवर करोगे उसका आपका एक्स्ट्रा अमाउंट उस फिक्स चार्ज के साथ प्लस करके देना पड़ेगा। समझ में आया क्वेश्चन। तो फ्यू सिचुएशंस आर गिवन, नीचे में आपका कुछ सिचुएशंस दिए गए, उस हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखो पहला ऑप्शन क्या बोला है, मान लो इफ़ द फिक्स प्राइस इन अ सिटी इज़ एक्स। सपोज फिक्स प्राइस हमें क्या बताया गया था क्वेश्चन में, फिक्स प्राइस में वो कितना किलोमीटर जा रहा है ना, उसको आपको ऐड करना था। क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ था कि कोई अगर रिक्शा या फिर ऑटो में बैठेगा, उसका फिक्स प्राइस है, वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस वो कितना किलोमीटर्स कवर करेगा उस हिसाब से उसको पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये फिक्स चार्ज सपोज बोला है कि सपोज मान लीजिए कि आपका फिक्स चार्ज जो है ना वो आपका एक्स है। सपोज हम लोग फिक्स चार्ज एक्स मान लेते हैं, प्लस उसको और क्या देना पड़ेगा, पर किलोमीटर इज़ ₹5। पर किलोमीटर वो ₹5 करके 1 किलोमीटर अगर कोई जाएगा तो वो एक्स के साथ प्लस करके देगा वो 5 रुपया। अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, वो मतलब 10 रुपया देगा, इस तरह से। तो यहाँ पे बताया कि अगर उसका टोटल फेयर अगर 60 था, है ना, अगर टोटल फेयर उसने 60 रुपीज़ दिए और वो 10 किलोमीटर्स जर्नी किया, 10 किलोमीटर्स जर्नी किया, इसका मतलब क्या 10 × 5 हो जाएगा, मतलब 50 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा। तो x + 50 हो गई, ये आपका फिक्स चार्ज था, 50 उसका किलोमीटर वाइज चार्ज था, और टोटल उसने कितना दिया, 60 दिया। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लिखने का पार्ट आप लोग यहाँ से देख लेना। इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फिक्स प्राइस। हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया ये वाला x + 50 = 60, जो इसमें आपका x का वैल्यू फाइंड आउट करना, ये भी ईजी है। x + 50 = अगर 60 है तो हम लोग फिक्स प्राइस क्यों आराम से निकाल सकते हैं। x = क्या हो जाएगा 60, ये 50 इधर आ जाएगा, है ना, -50, 60 में से 50 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 10। तो मतलब फिक्स प्राइस उस सिचुएशन को लेने से फिक्स प्राइस मतलब कितना है 10 है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ इन अ सिटी अ पर्सन हैज़ टू पे ₹110 फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर एंड फिक्स चार्ज इज़ ₹20, देन व्हाट इज़ द चार्ज फॉर पर किलोमीटर। सपोज़ एक जर्नी में सपोज़ किसी को 110 रुपीज़ पूरा देना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब आप इतना समझ लो, कुछ भी इक्वेशन है
यहाँ पे आपका 110 आ जाएगा। मतलब इधर जर्नी कितना का बताया, 15 किलोमीटर्स का, एंड फिक्स चार्ज इज़ 20। फिक्स चार्ज यहाँ पे आपको दे दिया है 20 प्लस 15 किलोमीटर्स का, है ना। व्हाट इज़ द चार्ज पर किलो, अब यहाँ पे पूछा पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा। हम लोग लेट द पर चार्ज पर किलोमीटर भी हमें एक्स ले लेना होगा। तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15x। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, मगर ये थोड़ा उल्टा लग रहा है ना। इस 15x को हम लोग आगे लिख देंगे, 20 को बीच में ला देंगे, इक्वल्स टू 110। ये हमारा सही इक्वेशन हो गया। फिर इसको x को सॉल्व कर देंगे। देखो x को सॉल्व किस तरह से किया है। देखो 15x प्लस 20 इक्वल्स टू 110 हो गया ना। यहाँ पे 20 इधर आ जाएगा तो माइनस हो गया, 110 से 20 तो 90 आ गया। x फिर 15 के साथ x क्या था, कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई था, तो इधर आ गया तो 90 के साथ डिवाइड हो गया। 90 के साथ अगर हम लोग 15 डिवाइड करेंगे ना तो हमारा 6 आता है। इसका मतलब चार्ज पर किलोमीटर 6 रुपीज़ करके था। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इन अ सिटी फिक्स चार्ज इज डबल ऑफ द चार्ज पर किलोमीटर। सपोज बता रहे कि सपोज एक सिटी में फिक्स चार्ज ना डबल है, किसका, चार्ज पर किलोमीटर का। अगर हम लोग चार्ज पर किलोमीटर अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं, है ना, तो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा। एंड अ पर्सन पेड 75, और किसी इंसान ने इस x और 26 मतलब ये मानते हो उसने 75 रुपीज़ पे किया। इसका मतलब क्या है, चार्ज पर किलोमीटर इतना था और फिक्स प्राइस इतना था। इसका मतलब क्या हो गया, उसने क्या किया, 2x। इक्वेशन कैसा बनेगा, 2x प्लस x, है ना, इक्वल्स टू 75 ये होगा। और उसने एक ही किलोमीटर जर्नी किया था, इसलिए ओनली x होगा। अगर यहाँ पे 2 किलोमीटर होता है 2x हो जाता, 3 होता है तो 3x हो जाता। तो 2x और 3x कितना हो जाएगा, 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू 75। इस 75 को आप इधर ले आ सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस ये वाला इक्वेशन हो जाएगा, माइनस 75 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। लिखने का पार्ट आप लोग बच्चों यहाँ से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन 2x प्लस 17 इक्वल्स टू 85 इफ़ रुपीज़ 17 इज़ द फिक्स चार्ज। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और 17 बता रहे हैं कि 17 जो है ना ये फिक्स्ड चार्ज है। एंड द टोटल फेयर 85 है आपका। यहाँ पे 85 इज फाइंड ऑफ 2 किलोमीटर का व्हाट इज़ द चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर मतलब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू तो सिंपल इक्वेशन है बच्चों, इस तरह से आप लोग यहाँ से आप देख लेने से आपको समझ में आ जाएगा। ये नीचे मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, आप लोग इसको यहाँ से देख लेना। ठीक है, पर किलोमीटर आ रहा है आपका 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अ डाइस थ्रोन वंस। एक डाइस को अगर एक बार हम लोग फेंके तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाइस में कितने डिजिट्स होते हैं आप लोग पहले तो ये जानना पड़ेगा। एक डाइस में कितने, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। इससे ऊपर तो डाइस पे कोई नंबर नहीं होता है। तो गेटिंग अ प्राइम नंबर, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है बच्चों बताओ। 1 तो नहीं है, 2 है, 3 है और 5 है। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 3 प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ऊपर 3 आया और जो टोटल होगा ना वो नीचे आ जाएगा। अब हम लोग 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी है आने का। हाफ यहाँ पे कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 एंड 5। 2 और 5 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, 3 और 4, 2 ही आते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 2 और टोटल कितना था 6, है ना। इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर पाने का कितना है, 1 एक ऑड नंबर आएगा अगर आप डाइस थ्रो करोगे तो। 2 तो इवन है, 3 आ सकता है, 4 नहीं होगा, 5 आ सकता है, 6 तो इवन है। तो इसमें भी 3 ही है, तो 3 नंबर्स आने के चांसेस है आउट ऑफ कितना 6। तो ये भी 3/6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा, इसका भी आने का हाफ चांसेस है। तो ये होगा आपका ऑड नंबर्स आने के भी हाफ चांसेस है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन सा आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इसमें भी 3 ही है, तो इसका भी आपका हाफ ही होगा। ठीक है, इसमें इसका भी हाफ, इसका भी हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर तो पता है आपको, जो नंबर बस खुद का ही फैक्टर होता है और 1 उसका फैक्टर, 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो होता है प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है। तो 1 से आपका 6 तक के अंदर कितने कॉम्पोजिट नंबर्स है, 1 तो नहीं है कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि 1 नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है।
2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 आपका एक कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है, 5 प्राइम नंबर है, 6 एक कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है, मतलब दो कॉम्पोजिट नंबर्स आने के चांसेस है आउट ऑफ कितने 6 है कि नहीं। तो 2/6 लिखेंगे, इसको कैंसिल कर देते, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 1/3 आने के कॉम्पोजिट नंबर आने के चांसेस है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर है। आशा करती हूँ आप लोग को ये सारा क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, देखो ये 24 क्वेश्चन। रिया वांटेड टू डिज़ाइन अ स्क्वायर बॉक्स हैविंग एन एरिया 2704 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिया के पास एक बॉक्स है जिसका एरिया दिया गया है, ठीक है, इसको वो डिज़ाइन करना चाहती थी। शी वेंट टू द मार्केट एंड परचेज, उसने एक बड़ा सा कार्डबोर्ड खरीदा। शी हैड टू कट द कार्डबोर्ड फॉर मेकिंग द स्क्वायर बॉक्स, तो अब उसको उस कार्डबोर्ड को कट करना है स्क्वायर बॉक्स बनाने के लिए। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन फाइंड द क्वेश्चंस, आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। देखो व्हाट विल बी ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बॉक्स, तो स्क्वायर का ईच साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने छोटे क्लास में किए होंगे, है ना। एक स्क्वायर का अगर आपका ईच साइड फाइंड आउट करना है ना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइड इंटू साइड होता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड। तो एरिया हमारा क्वेश्चन में दिया गया था, कितना था 2704, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ द स्क्वायर की जगह हम लोग अब इसको उल्टा कर देते हैं, साइड स्क्वायर लिख सकते हैं ना, साइड इंटू साइड 2 टाइम्स है, तो साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 274। 274 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना, 2704 का इस तरह से एलसीएम निकाल के जैसे हमने पहले किया था उस तरह से जब निकालोगे तो आपका 52 आएगा। इसका मतलब उस बॉक्स का ईच साइड कितना होगा, 52 होगा। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर बॉक्स। अब आपका एक साइड अगर किसी बॉक्स का पता चल गया है तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। जब आपका सपोज, आपने ये सब छोटे ही क्लास में पढ़े होंगे, एक साइड पता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये पूरा चारों साइड हमें प्लस करना होगा। एक साइड आपको पता है, पूरा साइड फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, जो भी एक साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक साइड कितना था आपका 52 था, 52 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 208 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फिर देखो, इफ़ रिया नीड्स टू अप्लाई कलर्ड रिबन ऑल अक्रॉस द बॉक्स देन विच क्वांटिटी इफ शी, अगर सपोज उसके पास जो बॉक्स है उसमें वो कलर्ड रिबन लगाना चाहती है तो वो क्या मेजर करेगी, तो ऑब्वियसली वो पेरीमीटर मेजर करेगी ना, चारों बॉक्स का चारों तरफ अगर ऐसे करके कलर पेपर लगाना चाहती है तो पेरीमीटर मेजर करेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बॉक्स। एक स्क्वायर बॉक्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 4 इंटू साइड। ठीक है, ये तो 4 इंटू साइड। अच्छा, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग रिबन ऑल अक्रॉस द बॉक्स ₹5 पर मीटर, सॉरी यहाँ पे पर मीटर नहीं सेंटीमीटर होना चाहिए था, सेंटीमीटर, देन फाइंड द टोटल अमाउंट। तो पर सेंटीमीटर, पर 1 सेंटीमीटर अगर ₹5 करके पड़ता है उसका कॉस्ट, तो वो पूरा उस बॉक्स को कवर करने के लिए कितना चाहिए होगा, तो पेरीमीटर ही कवर करेगी ना ऐसे करके। तो पेरीमीटर हमारा 208 आया था, तो 208 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देने से निकल के आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। A survey was conducted among primary school students and were asked about how much time they spent on tuition and how much time on self study। एक सर्वे किया गया था किसी स्कूल में, तो उन लोगों से क्वेश्चन किया गया था कितना टाइम वो लोग ट्यूशन्स करते हैं और कितना टाइम वो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। इट वॉज फाउंड डैट, पता चला कि 90 स्टूडेंट्स टेक ट्यूशन्स फॉर, 90 स्टूडेंट्स जो थे ना उनमें से 1 आवर से लेके 1.5 आवर्स तक ट्यूशन लेते थे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू टाइम दे टेक ट्यूशन इज 30% ट्यूशन्स लेते थे 1.5 आवर्स से 2 आवर्स तक का ट्यूशन, और 20% लेते थे 1 आवर से 1.5 तक का ट्यूशन। 50% जो बच्चे थे ना वो लोग खुद ही सेल्फ स्टडी करते थे। तो क्वेश्चन देखते थे, देख रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर सर्वेड, कितने बच्चों का फिर सर्वे किया गया था, मतलब कितने टोटल बच्चे आपको निकालने हैं। टोटल बच्चे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक ही आपका ये दिया गया है, देखो 90 स्टूडेंट्स मेंशन किया गया था क्वेश्चन में, कहीं पे, एक मिनट कहाँ गया, हाँ ये रहा, क्वेश्चन में एक जगह मेंशन किया गया है क्या, 90 स्टूडेंट्स टेक ट्यूशन्स फॉर 1 आवर टू 1.5, 1 आवर टू 1.5 कहाँ गया, ये रहा, है ना, यहाँ पे दिया गया है। मतलब 20% जो है ना वो 90 स्टूडेंट्स को रेफ़र कर रहा है। तो 20% ऑफ, अगर हम लोग टोटल स्टूडेंट्स x मान ले तो 20% ऑफ x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ना। तो हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 20% ऑफ x इक्वल्स टू 90, है ना, 20% ऑफ x इक्वल्स टू 90,
उसके बाद 20% एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 90, फिर x इसके साथ डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20x इक्वल्स टू 90 इंटू 1000। उसके बाद x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 20 को भी इधर ले आएंगे। तो इस तरह से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है x इक्वल्स टू 450। तो x का वैल्यू हो गया 450। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक ट्यूशंस फॉर मोर देन 1.5 आवर्स। तो कितने बच्चे 1.5 आवर्स से ज़्यादा ट्यूशन ले रहे थे। तो क्वेश्चन में देखो 1.5 आवर्स से ज़्यादा कितने बच्चे ले रहे थे, 30% बच्चे ले रहे थे। अब तो हमें टोटल पता है कि टोटल कितना था 450, तो 30% ऑफ 450 निकालने से निकल जाएगा कितने बच्चे ले रहे थे 1.5 आवर्स से ज़्यादा। तो हम लोग निकालते हैं 30% ऑफ 450 निकालना होगा। ठीक है, 30% ऑफ 450 कितना होता है, आप इसको जब सॉल्व करोगे ये ऐसे कर देना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 45 इंटू 3 जब करोगे 135 आएगा। इसका मतलब 135 स्टूडेंट्स जो है वो 1.5 घंटे से आवर से ज़्यादा ट्यूशन किया करते थे। तो फॉर हाउ मच टाइम डज 90 स्टूडेंट्स, ये तो आपका पैराग्राफ में ही दिया गया था, कितने टाइम के लिए 90 स्टूडेंट्स ट्यूशन करते थे। वो लोग 1 आवर से 1.5 आवर्स तक ट्यूशन किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू सेल्फ स्टडी, फिर कितने कर रहे थे, तो आधे कर रहे थे। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 50% ऑफ 150 निकाल लेंगे क्योंकि 50% सेल्फ स्टडी कर रहे थे और टोटल थे 450, तो 450 का आधा कितना हो जाएगा 225। तो इसका मतलब 225 स्टूडेंट जो थे ना वो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑल हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट्स टेक ट्यूशन। तो परसेंट में क्या होगा, आधा ही कर रहे थे ना, तो 50% तो क्वेश्चन में दिया ही गया है कि 50% सेल्फ स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको कोई सॉल्व नहीं करना है, उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो बच्चों इस तरह से आपका ये पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो समझाने का आप लोग को मैथ समझाने का कोशिश किया है आप लोग को ये समझ में भी आया होगा। मैं बहुत सारा इस तरह से सारे क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड कर रही हूँ, जो भी मुझे पेपर्स मेरे पास आ रहे मिल रहे। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या फिर किसी तरह का हेल्प चाहिए स्टडीज़ में, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ये बहुत ही यूज़फुल है। मैं साइंस का भी पेपर अपलोड करने वाली हूँ कल परसों में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साइंस का जो कि हमेशा एग्ज़ाम में वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।